अब हम आपको बताने वाले हैं कि फंडामेंटल राइट में स्टेट के विरुद्ध क्या संरक्षण आपको प्राप्त होंगे। जैसा कि इस अध्याय में पहले से हम पढ़ चुके हैं कि फंडामेंटल मूल अधिकारों फंडामेंटल राइट का जन्म जनता और राज्य शक्ति के बीच संघर्ष का परिणाम है। व्यक्ति अपने अधिकारों को संवैधानिक सुरक्षा राज्य शक्ति के विरुद्ध ही आवश्यक समझता है। राज्य शक्ति के समक्ष वह कमजोर होता है। भारतीय संविधान की भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकार राज्य शक्ति के विरुद्ध गारंटी किए गए हैं। न कि भारतीय व्यक्तियों को अवैध कृत्यों के विरुद्ध। इसमें व्यक्तियों के अनुचित कृत्यों के विरुद्ध साधारण विधि में अनेक उपचार उपलब्ध हैं उनके लिए। इसके अतिरिक्त वह दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध उतना असहाय और आसक्त नहीं होता है जितना कि राज्य शक्ति के विरुद्ध है। पी.डी. गुप्ता, पी.डी. दासनी बनाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मामले में सेंट्रल बैंक के कर्मचारियों ने अपने एक कर्मचारी को संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया। कर्मचारी ने संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में एक याचिका प्रस्तुत की, जिसमें उसने यह कहा कि बैंक के कार्यों के फलस्वरूप वह अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 में दिए गए संपत्ति के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। अतः न्यायालय को समुचित लेख जारी करके बैंक को ऐसा करने से रोकना चाहिए। न्यायालय ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया और यह अब निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 इस अनुच्छेद 31 में निहित संरक्षण व्यक्तियों के अनुचित कार्यों के विरुद्ध नहीं है। भाई अनुचित काम करोगे तो संपत्ति का संरक्षण कैसे होगा आपका। अब भाई जिस कंपनी में काम कर रहे हो, जिसका बैंक में काम कर रहे हो, उसी के साथ धोखाधड़ी करते हो तो कैसे होगा। तो आपका संरक्षण कैसे होगा, बैंक कैसे करेगी। नहीं। अब इस वर्ण राज्य शक्ति के विरुद्ध उपलब्ध है। किसी अन्य शक्ति के विरुद्ध हम क्या कर सकते हैं। इसमें हम किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मूल अधिकार का प्रयोग के उल्लंघन करने के विरुद्ध उपचार साधारण विधि में खोजे जाने चाहिए, संविधान में नहीं। चूँकि सेंट्रल बैंक एक प्राइवेट व्यक्ति है। कौन है? एक प्राइवेट व्यक्ति है। अतः उसके कार्यों के विरुद्ध साधारण विधि में खोजा जाना चाहिए। किंतु यदि किसी व्यक्ति का कार्य राज्य द्वारा समर्थित है तो उस कार्य की संवैधानिकता की चुनौती दी जा सकती है।
अनुच्छेद 12 में क्या दिया है, आर्टिकल 12 में दिया है स्टेट की डिफिनेशन, स्टेट वर्ड की डिफिनेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार निहित मूल अधिकार में राज्य के विरुद्ध पूरा अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 12 के भाग 3 के प्रयोजन के लिए राज्य शब्द की परिभाषा करता है और भाग 3 या परिभाषा के संविधान के अन्य अनुच्छेद में प्रयुक्त राज्य शब्द पर लागू नहीं होती है। अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य शब्द के अंतर्गत भारत सरकार एवं संसद, राज्य सरकार, दूसरा राज्य सरकार और विधानमंडल और सभी स्थानीय प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी ये हैं। स्थानीय अधिकारी यानी लोकल ऑफिसर्स या लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी। अनुच्छेद 12 में के संदर्भ में प्राधिकारी शब्द का अर्थ है कि जिन्हें विधि, उपविधि, आदेश या अधिसूचना आदि का निर्माण जारी करने की शक्ति होती है, साथ ही प्रवर्तित करने की शक्ति होती है। यदि किसी अधिकारी को ऐसी शक्ति प्राप्त होती है कि वह राज्य की परिभाषा के अंतर्गत स्थानीय प्राधिकारियों के अंतर्गत नगर पालिकाओं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ग्राम पंचायत, इको इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड आदि संस्थाएं आती हैं, तो मोहम्मद यामीन बनाम टाउन एरिया कमेटी के मामले में शहर की नगर पालिका ने थोक विक्रेता के ऊपर और निश्चित दर से बिक्री कर लगाया और नगर पालिका एक उपविधि के अंतर्गत एक ऐसा प्राधिकार प्राप्त था कि उच्चतम न्यायालय ने नगर पालिका को अनुच्छेद 12 में प्रयुक्त राज्य शब्द के अंतर्गत माना और यह निर्णय दिया कि उनका कर लगाने का आदेश अवैध है, क्योंकि वह अनुच्छेद 19(1)(6) में दिए गए मूल अधिकार का अतिक्रमण करता है।